हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टडी करने को जा रहे हैं वेक्टर रिजोल्यूशन इन टू डायमेंशन। ओके, सो वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसका एप्लीकेशन पूरी फिजिक्स बोर्ड में आपको करना है। चलिए, बड़े मजेदार तरीके से आज का ये लेक्चर शुरू कर लेते हैं। आप सभी को आज की क्लास के लिए स्वागत करता हूं। बच्चों, देखिए आपके सामने सबसे पहले ये वाला फोटोग्राफ देखिए। ये वाला फोटोग्राफ जो है, यहाँ पे एक बंदर जो है ना वो लटका हुआ है ना। बंदर यहाँ पे कैसे लटका है? मंकी को देखिए, जरा देखिए मंकी को। सो ये जो मंकी का जो सिचुएशन आपको दिख रहा है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन हम इसी क्लास में करने वाले हैं कि इसमें वेक्टर का क्या काम है। हाँ, यस, चलिए शुरू कर लेते हैं। सो वेक्टर रिजोल्यूशन आज का टॉपिक है, और रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, ये सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा। शुरुआत कुछ ऐसा ही करते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ एक्सेस लेके मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो स्टूडेंट्स, लाइक हम एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस है और ये है एक्स एक्सेस, राइट। दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट हमें काम करना पड़ेगा। वैसे तो हम यहाँ पे टू डायमेंशन लिखे हैं, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस आपके सामने हैं, और दोनों एक्सिस लेने से क्या होगा, एक प्लेन बनेगा, है ना बच्चों। यहाँ पे ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, और इसी प्लेन पे मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। एक काम करते हैं, इसी प्लेन में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ इसका नाम ए वेक्टर दे देते हैं। ओके, सो दिस इज द वेक्टर ए। अब इस वेक्टर को ध्यान से देखिए, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो है ना कंप्लीटली एक्स एक्सिस में है ना कंप्लीटली वाई एक्सिस में है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर ना कंप्लीटली एक्स में है ना कंप्लीटली वाई एक्सिस में है। तो इस प्रकार के सिचुएशन में आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। दैट मींस आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेक्टर रिजोल्यूशन। उसके लिए कैसे करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है। बस आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। जस्ट आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, फिर आप बड़ी आराम से ये काम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक टिप से देखो, एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में ड्रॉप किया और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में ड्रॉप किया। हाँ, ठीक है। तो जैसे आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना, सो इसको ना मैं एक काम करता हूं, ए एक्स में डिनोट करता हूं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलग है। और सिमिलरली ये जो साइड आएगा, इसको ए वाई में डिनोट करता हूं, क्योंकि वाई एक्सिस के अलग है। और अगर ये ए वाई हुआ, ये अगर ए वाई हुआ, इसके सामने वाला जो है ये भी ए वाई होगा, और ये अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा, ए एक्स वेक्टर होगा। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे पैरेललोग्राम बना चुके हैं। आपको पैरेललोग्राम दिखता होगा, आपको ट्रायंगल दिखता होगा, आप कोई भी लॉ यूज कर सकते हैं। और बच्चों याद कीजिए, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप। और वाई एक्सिस का डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जे कैप, है ना। सो आई कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जे कैप और एक यूनिट वेक्टर है जो वाई एक्सिस का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या आपको यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ पता है? हाँ, ये वही वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है ना। चलिए बच्चों, अगर हम ऐसा लिखते हैं, तो ये जो एक्स वेक्टर आपके सामने लिखा गया है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर को एक्स का मैग्नीट्यूड, देखो ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर मैं एरो हेड नहीं दे रहा हूं, है ना। ये मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन को सेपरेट करके आई कैप लिख देते हैं। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। और सिमिलरली ए वाई को भी आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए वाई का मैग्नीट्यूड इनटू ए वाई का डायरेक्शन। समझ पा रहे हो? यस। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। यहां पे जो ओरिजिनल वेक्टर था, ए वेक्टर था, उसको स्प्लिट कर चुके हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो बच्चों, ये जो साइड आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्स कंपोनेंट। इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्स कंपोनेंट। ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा? डेफिनेटली यस, ये होगा वाई कंपोनेंट। हम इसको क्या लिख सकते हैं? वाई कंपोनेंट। इस तरीके से हम डिवाइड कर चुके हैं। बच्चों जरा याद कीजिए, मैंने आपको जो रूल बताया था, जैसे कि वेक्टर को एडिशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मुझे लगता है वो है ट्रायंगल रूल।
ओके सो ट्रायंगल रूल जो है या ट्रायंगल लॉ बोलिए। ओके सो ट्रायंगल लॉ या ट्रायंगल रूल, इसमें क्या बताया गया था? ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम किस किस वेक्टर को ऐड करते हैं, बोलिए कौन से वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं? यहां पे देखिए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर को ऐड कर सकते हो। ऐड कर सकते हो, यस, क्योंकि ए एक्स का हेड से, देखो ए एक्स का हेड के साथ ए वाई का टेल मिला हुआ है। हेड टेल मिल गया तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे आपने देखा हेड टेल का कॉम्बिनेशन हुआ है, तो ए एक्स और ए वाई को ऐड कर देंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? एज पर ट्रायंगल रूल हमें लिखना पड़ेगा कि ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। क्यों ना, ये दोनों देखो, ये दोनों जिस ऑर्डर में एक्ट हो रहे हैं ये इसका रिवर्स ऑर्डर में एक्ट हो रहा है, राइट? तो इस तरीके से ए वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, दोनों पार्ट में स्प्लिट कर दिया। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। सो देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर को आप यहां पे कैसे लिख चुके हो? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसा हम सिंबलाइज कर सकते हैं। तो ये होगा ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई वेक्टर। याद देखिए ए वाई वेक्टर को कैसे लिखा था? ए वाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? जे कैप है। आई कैप और जे कैप के तरीके से हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक नया रिप्रेजेंटेशन आपको दिखने लगा है जिसमें आप एक वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट किए हैं, दो कंपोनेंट पे स्प्लिट किए हैं। ये सब कुछ 2 डायमेंशन में हो रहा है, एक ही प्लेन में हो रहा है ना, जैसे कि यहां पे आपको एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है, राइट? तो अगर ये समझ में आ गया तो बच्चों यहां पे हम याद करेंगे ग्रेट मैथमेटिशियन पाइथागोरस। याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम को याद कीजिए। यहां जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जहां से आपको ए मिल जाएगा। मैं सिंपली ए लिखा हूं, इसमें एरो नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? ये ना उसका मैग्नीट्यूड है। सिंपली ए कितना होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसके द्वारा आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर सकते हैं। बच्चों मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? एरो का लेंथ होता है। जो एरो आपको दिख रहा है ना, इस एरो का लेंथ को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सो ये देखिए ये इसका वेक्टर एक्सप्रेशन है और ये इसका स्केलर फॉर्म है। सिंपली ए का मतलब ये होता है कि इसमें डायरेक्शन नहीं है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड मतलब मॉडुलस। ये मॉडुलस सिंबल अगर ऑपरेट हो गया बच्चों, मॉडुलस सिंबल ऑपरेट होने से क्या मिलता है? आपको मैग्नीट्यूड मिलता है, राइट? समझ में आ गया? तो ये देखिए ये पूरा प्रोसेस देखिए। सो बच्चों 1 मिनट ध्यान से देखिए क्या क्या किया हमने, हम लोगों ने क्या क्या किया और एक बार अच्छे से देख लीजिए। दिनेश खाना खा रहे हो? अरे मैं लेक्चर ले लिया पर वो ठीक से आ रहा है सब कुछ? हाँ। वो उल्टा दिख रहा है ना आपको? वो उधर स्क्रीन करने के बाद वो सीधा हो जाता है। वो तो उल्टा सही है बट लिखना सही है ना सर। और थोड़ा डार्क करेंगे क्या? देखो ये करना है, ब्राइटनेस कम, थोड़ा ब्राइटनेस कम करो और कम, इससे कम होगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा ब्राइटनेस। हाँ इससे कम नहीं होगा तो हो जाएगा। ये लास्ट है, ठीक है। कट करके वापस लगा दो। कट करके वापस लगा दो। इसको डिलीट कर दो क्योंकि हो गया मैं बीच में फिर डिस्टर्ब हो गया। या तो मैं जो रिकॉर्डिंग किया हूँ होगा ना? चालू कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बच्चों इस चीज को हम एक अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे एंगल को इन्वॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है कि सपोज हम एक काम करते हैं, जैसे हमने अभी एक्सिस लिया था ना, वैसा ही एक्सिस ले लेते हैं। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट हमने जो वेक्टर को डिफाइन किया था उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। ये है ए वेक्टर,
यहां पे हम एंगल को इन्वॉल्व करके एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। बच्चों यहां पे जैसे कि आपको ये डायरेक्शन मालूम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डायरेक्शन, राइट। तो ये है आई कैप और वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, जे कैप है। और ये जो वेक्टर है इसका नाम है ए वेक्टर। अभी अभी हमने इसमें वर्क किया, ए वेक्टर को स्प्लिट किया, दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व किया, ठीक है। सो जो कंपोनेंट पे रिजॉल्व किया ये है परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद, है ना। अभी भी हमने क्या किया था आपको मालूम है। सो यहाँ पे ये है ए एक्स और ये क्या है ए वाई। मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐसा ना स्केलर फॉर्म में लिखूंगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा। तो बच्चों देखिए ये अगर ए वाई है तो ये वाला साइड का लेंथ भी क्या होगा, ए वाई होगा। इतना लेंथ को हम ए वाई मान रहे हैं, इस लेंथ को एक्स मान रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। चलिए हम यहाँ पे एक एंगल डिफाइन कर लेते हैं, लेट दिस बी थीटा, थीटा एंगल। और यहां पे एक के राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है बच्चों। और एक तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप इस ट्रायंगल में साइन कॉस कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि एक काम करते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। तो अपोजिट साइड कौन सा है, ए वाई है, अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ए है। मैं यहाँ पे एरोहेड नहीं दे रहा हूं बिकॉज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा एक नंबर है ना, साइन थीटा सिर्फ एक नंबर है, इसलिए आपको यहाँ पे एरो बनाने की जरूरत नहीं है। तो साइन थीटा अगर इतना आ गया, सो दिस इंप्लाइज दैट ए वाई विल बी इक्वल्स टू ए साइन थीटा। जैसे आपने ए वाई को ढूंढ लिया वैसे आप ए एक्स को भी ढूंढ सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको cos थीटा लिखना पड़ेगा बच्चों। cos थीटा जो है ये होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, और जो एडजेसेंट है ax that will be equals to a cos थीटा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये दोनों साइड्स आप निकाल चुके हैं, ट्रायंगल का दोनों साइड्स आपके सामने आ चुका है। ax कितना आ चुका है, यस बच्चों, जो एडजेसेंट साइड है, जो एंगल के कनेक्टेड साइड है, ये ना cos में आ रहा है, a cos थीटा। और एंगल का जो अपोजिट साइड है, हाँ ए वाई, ये कितना आ रहा है, a sin थीटा। ये जो मेथड्स है ये आपको बार बार फिजिक्स में यूज करना पड़ेगा। सो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है ये सभी के सभी कंसेप्ट आपको थ्रू आउट फिजिक्स यूज करना है। एक चीज तो आपने सीख लिया है कि एंगल का जो एडजेसेंट साइड है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एंगल को लगकर जो साइड है वो ये हमेशा कॉस में आएगा, और एंगल का अपोजिट साइड हमेशा साइन में आएगा। एक मिनट के लिए देखिए, ये है ए cos थीटा, ये है ए sin थीटा। दैट मींस ये पूरा जो ए वेक्टर है ना, इस ए वेक्टर को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया। हाँ, अलोंग एंगल क्या है, एंगल की तरफ क्या है, cos थीटा, और ये sin थीटा। समझ पा रहे हैं? यस। अब आप क्या कर सकते हैं, अभी अभी हमने वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया था, हमने लिखा था कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखा था बच्चों, हाँ, एक्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आई कैप, ए वाई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जे कैप, है ना। अब क्या करें, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स को पुट कर लेते हैं, ए वाई को पुट कर लेते हैं। तो एक्स कितना मिला, ए cos थीटा आई कैप, प्लस ए वाई कितना मिला, ए sin थीटा जे कैप, राइट। तो ये है एक न्यू रिप्रेजेंटेशन, आप एंगल को इन्वॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं। पर याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, ये आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। इसको लेके मैं कई सारे एग्जांपल्स अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, ये था पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस था कि वेक्टर को 2D में हम कैसा रिजल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बच्चों जब आप कोई टॉपिक लर्न करते हैं उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस होना जरूरी है, तभी जाके आपको कंफर्टेबल महसूस होगा और आप टेस्ट में जरूर कर लेंगे, है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया है आपको, यहां पे मान लेते हैं ये है, सपोज ये जो है ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। कैसा क्वेश्चन दिया है देखिए, यहां पे जो एक्सिस दिया है और कई सारे वेक्टर्स आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो यहां पे हम जो है एक वेक्टर लेते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखाया, राइट, एक मिनट। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाया गया है, ये डिस्प्लेसमेंट का ना आपको मैग्नीट्यूड दिया है। तो इसका मैग्नीट्यूड दिया है 2 मीटर, ओके, इसका 2 मीटर दिया है। और एक डिस्प्लेसमेंट ना ऐसे दिया है, ये और एक डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 1 मीटर, ऐसा मान लेते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स केयरफुली ध्यान दीजिए,
ये दोनों डिस्प्लेसमेंट आपके सामने हैं और आपको इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बस आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दे दिया। इवन हम एक ये तीसरा वेक्टर भी ले सकते हैं। ओके, लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए बच्चों, इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं और आपको और एक वेक्टर इसमें मैं जोड़ देना चाहूंगा। सो बच्चों यहां पे देखिए, द थर्ड डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिस्प्लेसमेंट जो है उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये है तीसरा डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, जो वैल्यूज आपको दिया है उसके हिसाब से ये जो है लेट दिस बी 2 मीटर। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट S1 ले लेते हैं, ये S1 वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट है S2 वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट है S3 वेक्टर। दिस इज S3 वेक्टर। तीनों डिस्प्लेसमेंट आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें इन सभी डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और आपको सबके मॉड दिया है। बच्चों S1 का मॉड कितना दिया है? 2 मीटर। S2 का मॉड दैट मींस मैग्नीट्यूड, S2 का मैग्नीट्यूड आपको दिया है एंड आपको S2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 1 मीटर एंड S3 वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड दिया है सपोज 3 मीटर, ऐसे मान लेते हैं 3 मीटर दिया है, राइट। इस एंगल को डिफाइन किया गया है दैट इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री दिया है। दोनों एक्सिस आपके सामने हैं और हमें ना इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस सभी वेक्टर्स कोप्लानर है। इस प्रकार का वेक्टर को क्या बोला था? दैट इज कॉल्ड एज कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर समझ पा रहे हो? सारे वेक्टर एक ही प्लेन में है और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? आई कैप होता है ना। और वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है? जे कैप होता है ना। यस। सो क्या करें, कैसे करें? जरा सोच लीजिए, आप लोग भी साथ साथ सोच लीजिए। तो हियर वी हैव टू एक्सप्रेस ऑल वेक्टर्स इन वेक्टर फॉर्म। हमें सारे वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे इजी कौन सा है बताइए? चलो बच्चों, सबसे इजी वाला से शुरुआत कर लेते हैं। आप ही बताइए। S2 को देखना, S2 को एक्सप्रेस करना सबसे इजी है। क्यों? S2 कौन सा डायरेक्शन में है? S2 देखो, S2 का डायरेक्शन नीचे है। वेक्टर देख रहे हो तो डायरेक्शन देखो, नीचे का डायरेक्शन क्या है? ऊपर का डायरेक्शन अगर जे कैप है तो नीचे का डायरेक्शन माइनस जे कैप है, ये अगर जे कैप है तो ये माइनस जे कैप है और उसी डायरेक्शन में S2 है। तो S2 को तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेस कर देना, S2 तो डायरेक्टली एक्सप्रेस कर लेंगे। बच्चों S2 का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 मीटर है। 1 मीटर है तो क्या करें? S2 का हम कैसे लिखें? आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 1 मीटर। 1 मीटर इसका मैग्नीट्यूड, 1 मीटर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? माइनस जे कैप। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ता है, इसलिए S2 वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 जे कैप या सिंपली माइनस जे कैप मीटर। बच्चों ये ना S2 वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, माइनस जे कैप। अब चलो चलते हैं S1 वेक्टर को। बच्चों मैंने अभी भी आपको वेक्टर रिजोल्यूशन में क्या बताया? मैंने क्या बताया था कि जो एंगल का एडजेसेंट कंपोनेंट है ना, कौन सा कंपोनेंट आप बता सकते हैं? यहां देखिए बच्चों, एंगल का जो एडजेसेंट कंपोनेंट है दैट मींस ये वाला कंपोनेंट। इसको आप क्या लिखोगे? कैसे लिखेंगे? हम अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, तो देखिए ना आप इसका कंपोनेंट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो साइड आपको दिख रहा है, ये साइड का लेंथ कितना होगा और ये साइड का लेंथ कितना होगा, यही तो आपको चाहिए ना, यही तो चाहिए ना आपको। तो S1 ये 30 डिग्री, तो ये देखो एंगल का एडजेसेंट साइड। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बच्चों? मुझे लिखना पड़ेगा S1 cos 30। S1 cos 30 लिखना पड़ेगा और ये वाला साइड को लिखना पड़ेगा S1 sin 30। ये होगा S1 sin 30। सो दिस विल बी S1 sin 30 डिग्री। तो एक आ गया S1 cos 30 और एक आ गया S1 sin 30 और वैल्यूज आपको पता है। S1 का मॉड कितना दिया है? 2 मीटर। S1 is 2 मीटर। वैल्यूज पुट कर लीजिए। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 into cos 30। cos 30 मतलब √3/2। तो कितना आ गया? √3 आ गया है। S1 cos 30 आ गया √3। ओके, ये इसका वैल्यू है। कौन सा एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में है। और ये कितना आएगा? ये आएगा 2 into 1/2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर, है ना। सो इस वेक्टर को हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं, रिजल्व कर चुके हैं। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं क्या नहीं?
ओके बच्चों, अगर ये समझ में आ गया है तो अब आप बताइए S1 वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करें, S1 वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें। तो स्टूडेंट्स यहां पे सो देयरफॉर S1 को वेक्टर फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अब तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों। S1 वेक्टर को i कैप j कैप में अब आप लिख सकते हैं। सो S1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू √3 इंटू i कैप, √3 इंटू i कैप। बच्चों ये जो साइड आपको दिख रहा है, जैसे कि मैं इसको जो लिखा ना, दिख रहा है आपको, ये अच्छे से दिख रहा है। अब देखिए मैं जो लिख रहा था, ये जो है S1 cos 30, मतलब ये आएगा इज इक्वल टू 2 इंटू √3/2। ये जो √3 आया है ये ना, ये S1 का x कंपोनेंट है, और ये आ गया है 2 इंटू हाफ, ये आ गया 1, ये है S1 का y कंपोनेंट है ना। सो दोनों कंपोनेंट आपके सामने हैं। तो √3i कैप जो है ये पॉजिटिव साइड में है, दिस इज i कैप, और ये क्या है j कैप। तो प्लस क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 1 इंटू j कैप। समझ पा रहे हो? हाँ, इसका मतलब क्या है, आपको बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। सो मैग्नीट्यूड जो है अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा है, √3 है। तो √3 को i कैप से मल्टीप्लाई करना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और अलोंग y एक्सिस मतलब j कैप, उस तरफ मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो 1 इंटू j कैप लिखा, हो गया। सो इस वेक्टर का भी रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अब चलिए लास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं S3 वेक्टर को। स्टूडेंट्स इस वेक्टर को देखिए, ये जो S3 वेक्टर है इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। इस वेक्टर को भी हम ऐसा रिजर्व कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। जब इसको रिजर्व करेंगे तो यहां पर भी आप देखिए एक एक्सिस, दोनों एक्सिस जो आएगा आप यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक आएगा j कैप में और एक ना उल्टा आएगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन को अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। S3 वेक्टर को जब हम रिजर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जब हम S3 को रिजर्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा। दोनों कंपोनेंट देखिए, हमेशा याद रखना एंगल का जो साथ वाला कंपोनेंट, एंगल को लगकर जो कंपोनेंट है, एंगल का जो एडजेसेंट कंपोनेंट है वो हमेशा कॉस में होगा, वो हमेशा कॉस में होगा ना। सो बोलिए ना बच्चों, इसको क्या लिखा जाए, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाए, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं S3 cos 60 लिख सकते हैं। एंगल कितना है, जो एंगल आपको दिया है उसको ध्यान से देखिए, S3 cos 60, और ये साइड कौन सा होगा, ये होगा S3 sin 60। तो जो एंगल की तरफ साइड है वो कॉस में आएगा, दूसरा साइन में आएगा, है ना। और ये कितना हो जाता है बच्चों, S3 कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, सो 3 इंटू cos 60 हाफ होता है। तो ये आ गया 1.5, सो दिस विल बी 1.5 मीटर। और ये क्या है, ये है S3 का x कंपोनेंट, ओके। ये इसका x कंपोनेंट, क्योंकि x एक्सिस का लंग है ना, हाँ ओके। और ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू √3/2। सो ये जो है ये आपको दे देगा 3 √3/2, और ये होगा S3 का y कंपोनेंट। हम तो यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस किया, डायरेक्शन तो आपको सोचना पड़ेगा। डायरेक्शन देखिए, अरे इसका डायरेक्शन क्या था, i कैप, इस डायरेक्शन को आप मानते थे i कैप। जरा सोचिए, अगर आप इस डायरेक्शन को i कैप मानेंगे तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्शन अगर i कैप है तो ये डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही है, माइनस i कैप होना चाहिए, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये इसका डायरेक्शन देखो उल्टा है। तो रिवर्स डायरेक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें माइनस साइन देना पड़ेगा। इसलिए फाइनली कौन बताएगा, अब आप सोचिए कि जो S3 वेक्टर है, फाइनली S3 वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स S3 वेक्टर जो थर्ड डिस्प्लेसमेंट है, इसको हमें क्या लिखना चाहिए, दिस विल बी माइनस, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1.5 i कैप, -1.5 i कैप प्लस 3 √3/2 इंटू j कैप। j कैप प्लस में है, बट i कैप माइनस में है ना। ये नेगेटिव साइड में देखो, आप देखो ये 1.5 है और ये माइनस i कैप है, 1.5 मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन माइनस i कैप है, इसलिए मैंने -1.5 i कैप लिखा। तो सारे वेक्टर, सारे डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं। अच्छे से ध्यान देके देखिए वेक्टर रिजोल्यूशन कैसे वर्क करता है और हम किस तरीके से इसको रिजॉल्व किए हैं। तो बच्चों क्या पता चला,
बच्चों क्या पता चला कि इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? बस आपको ज्योमेट्री देखना चाहिए, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए, और इतना ध्यान में रखो बस एंगल का एडजेसेंट कॉस, ये मत भूलना, और दूसरा साइन। समझ में आ गया? ओके बच्चों, तो अगर ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका है, ये S1 वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ये S2 वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ये S3 वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, सभी वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए और एक मजेदार क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कुछ ऐसा है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे वो फोटोग्राफ देखिए, मंकी जो है लटका हुआ था, वो वाला डिस्कस करें। देखो बच्चों क्या है, ये जो मंकी है ना, ये मंकी जो है कुछ ऐसा है, ऐसा उन्होंने दिया है कि ये ऐसा लटका हुआ है ना। ये देखो, है बढ़िया से बंदर है, ये बंदर जो है ना, ये यहां से जो है खुद को सस्पेंड कर दिया है, राइट। तो ये जो केस है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें? मंकी का मास सपोज आपको दे दिया है, ये देखिए यहां पे अटैच्ड हो गया है, यहां पे अटैच्ड हो गया है, मंकी का कुछ तो मास है, और मास सपोज आपको दिया है, मास दिया है। ये कौन सा सिचुएशन? अरे वो डायग्राम भूल गए क्या बच्चों? देखो, देखिए जरा ये वाला डायग्राम देखिए, मैंने आपको बताया था कि उस डायग्राम में मंकी जो है खुद को सस्पेंड किया है, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये मंकी जो है इसका मास दे दिया है, आपको इसका मास दिया है, और इसका जो मास दिया है उसके बाद आपको ना इस चीज को एनालाइज करना है, ये कैसे लटक सकता है। अगर ये लटका हुआ है तो किस किस कंसेप्ट की वजह से लटक सकता है, यहां पे वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट क्या है, राइट। तो उसी चीज को डिस्कस करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, जैसे आपने अभी भी देखा कि यहां पे मंकी का जो वेट है वो नीचे लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? सोचिए, मंकी पे कौन सा फोर्स लगेगा, जरा सोचिए। अरे फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में कुछ नहीं, जो प्रैक्टिकली सिचुएशन होते हैं ना, फिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ नेचर। आप नेचर में जो कुछ देख रहे हैं, आपके आजू बाजू में जो कुछ हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, उसमें ही फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिए, उसमें फिजिक्स के कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिए, फिर बड़े मजेदार तरीके से आप फिजिक्स लर्न करोगे और स्कोर आपको बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स को बिल्कुल रटने वाले कल्चर पे स्टडी मत करना, ओके। रटोगे तो परेशान हो जाओगे, फिर स्कोर नहीं आएगा। तो बच्चों देखिए, जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, हर प्रॉब्लम्स एक फिजिकल सिचुएशन होता है जो हमारा रियल लाइफ से एसोसिएट होता है। जैसे कि देखो ना, ये बंदर लटक गया है, मान लेते हैं इस मंकी का मास हमें दिया है 40 किलोग्राम। सो 40 किलोग्राम अगर है तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे कौन खींच रहा है? मंकी को नीचे कौन सा फोर्स खींच रहा है? नीचे खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स को मास इनटू ग्रेविटी लिखा जा सकता है, हाँ लिख सकते हैं। अरे बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वही जी है, आपको पता है इसका वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है, और मास आपको दे दिया तो ये हो जाएगा 40 जी, ओके। और मंकी पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? मंकी पे और कौन सा फोर्स लगा रहा है? बच्चे सोचिए, हाँ नीचे ग्रेविटी पुल कर रहा है तो ऊपर भी तो कोई पुल करेगा ना। अगर नीचे ग्रेविटी खींच रहा है, ऊपर भी कोई पुल करना पड़ेगा, तभी तो बॉडी जो है, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में मेंटेन करेगा। जैसे कि बच्चों देखिए, अगर आपके सामने इस बॉडी को सस्पेंड कर दिया, आपके सामने ये बॉडी को सस्पेंड किया, ये मैंने एक स्ट्रिंग के द्वारा पकड़ा हूं, स्ट्रिंग इससे अटैच कर लिया हूं, राइट। तो अगर ये बॉडी आपके सामने रेस्ट में है तो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? इस बॉडी को भी ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है ना, इस बॉडी को भी ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, फिर भी ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये रेस्ट में है। इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स कैसे जीरो है? जो फोर्स नीचे है, जो फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है, उसको किसने कैंसिल किया? हाँ, कोई तो फोर्स है जो ऊपर एक्ट हो रहा है। बच्चों दिख रहा है आपको? ये स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो रहा है, और ये टेंशन इसको ऊपर पुल कर रहा है, राइट। टेंशन ऊपर पुल कर रहा है और ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है, इसलिए रेस्ट में है। तो कुछ हम ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। यहां पे देखिए,
मंकी का हाथ में ना टेंशन क्रिएट होगा। आप सोच के देखो, जब आप लटक जाते हैं तो आपको हाथ में टेंशन क्रिएट होता है क्या नहीं? यस, वो जो टेंशन है बच्चों, टेंशन ना ऐसे एक्ट होगा, ये टेंशन कुछ ऐसा एक्ट होगा, उसके डायरेक्शंस ऐसे होंगे। टेंशन जो है ये पुलिंग फोर्स होता है। टेंशन इज अ टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस टेंशन को सपोज T1 मान लेते हैं और इस टेंशन को T2 मान लेते हैं। टेंशन भी एक प्रकार का फोर्स है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो टेंशन यहां पे लिख लो, टेंशन जो है, टेंशन इज अ टाइप ऑफ कैसा फोर्स? हाँ, टेंशन इज अ टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स। ये बॉडी को पुल करता है, जैसे मंकी को पुल कर रहा है और ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है। मंकी किस में? मंकी तो रेस्ट में है। मंकी अगर रेस्ट में है तो मंकी पे नेट फोर्स क्या आना चाहिए? नेट फोर्स तो 0 आना चाहिए। हाँ, तो इसलिए मंकी का इक्वेशन कैसे बनाएं? बच्चों, इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स आते हैं मैकेनिक्स में, इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें वेक्टर रिजोल्यूशन का आइडिया अगर आप यूज कर लोगे तो फटाफट सॉल्व कर सकते हो। वेक्टर रिजोल्यूशन करते टाइम एक्सेस के बारे में बिल्कुल सोचना। स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्सेस पास कर लेते हैं और उस फोर्स को ब्रेक कर देते हैं। जैसे बच्चों मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस मान लेना और इसको वाई एक्सिस मान लेना। ओके, बात को समझिए। तो y एक्सिस में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स y एक्सिस में है, बिल्कुल है। तो ये जो टेंशन है ना, ये कुछ एंगल बनाएगा। एक काम करते हैं, इस एंगल को θ1 ले लेना, इस एंगल को θ1 लेंगे और इस एंगल को θ2 ले लेंगे। बिकॉज आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन अगर दिया है तो आप इस तरीके से सॉल्व करना प्रॉब्लम को। सो इसको ना ब्रेक करना पड़ेगा। ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, सो T1 को ब्रेक करना पड़ेगा। टेंशन को ब्रेक करेंगे बिकॉज टेंशन जो है ना एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है। मैंने आपको बताया था कि किस वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ता है। जो वेक्टर ना कंप्लीटली एक्स में होता है ना कंप्लीटली वाई में होता है, उसको स्प्लिट करना पड़ता है। और जब स्प्लिट करते हैं, एंगल का एडजेसेंट को क्या लेते हैं? कॉस में लेते हैं। इसलिए ये जो साइड होगा, इसको क्या लिखा जाएगा? देखो, T1 ये एंगल का एडजेसेंट साइड है, एंगल को लगकर साइड है, तो इसको लिखना पड़ेगा T1 cos θ1, T1 cos θ1 है ना। और जो दूसरे साइड है, इसको क्या लिखना पड़ेगा? T1 sin θ1। ऐसा ही आपको T2 को भी ब्रेक करना पड़ेगा बच्चों। T2 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? ये होगा T2 cos θ2 और ये होगा T2 sin θ2, है ना। हाँ, ये वही मंकी वाला प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, अभी मैंने देखो फोर्स को ब्रेक कर दिया हूं, इसको cos sin में डिवाइड कर दिया हूं। एंगल की तरफ को मैं cos लिख रहा हूं, दूसरे को sin लिख रहा हूं। जिसको ब्रेक कर रहे हैं उसको पहले लिखना। T2 को ब्रेक कर रहे हो, T2 को ब्रेक कर रहे हो तो T2 को लिखना, T2 cos θ2 और ये T2 sin θ2। यहाँ पे T1 का ब्रेक कर रहे हो तो T1 cos θ1 और T1 sin θ1। अच्छा, सिंस मंकी इज एट रेस्ट, हमें लिखना पड़ेगा सिंस मंकी इज एट रेस्ट। अरे रेस्ट में है तो क्या होगा? रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स विल बी 0। सो देयरफॉर मंकी पे नेट फोर्स होगा 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है? जितना फोर्स राइट को है उतने फोर्स लेफ्ट को है ना। जितना फोर्स आगे लग रहा है, आगे इज इक्वल टू पीछे, है ना। आगे वाला पीछे वाले को कैंसिल कर देगा और ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर देगा। सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे तो मंकी जो है रेस्ट में रह पाएगा, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन क्या लिखना पड़ेगा? सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं T1 sin θ1 इज इक्वल टू T2 sin θ2। ये है इक्वेशन नंबर 1। ये अलोंग एक्स एक्सिस लिखा, अलोंग एक्स एक्सिस। जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, देखो ना, आगे जितना लगेगा पीछे उतना लगेगा, है ना। दोनों फोर्स क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो बॉडी किस में आएगा? रेस्ट में आएगा। सिमिलरली जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ऊपर कितना लिखो? नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखो? अगला इक्वेशन क्या लिखो? T1 cos θ1 प्लस T2 cos θ2। देखो बच्चों, दोनों को मैं ऐड क्यों किया? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड करना पड़ेगा ना। T1 cos θ1 और T2 cos θ2 दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, इसलिए इसको ऐड कर दिया। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नीचे कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या लिखेंगे? mg। लेट दिस बी इक्वेशन 2।
इस तरीके से हम दो इक्वेशन बना सकते हैं, दोनों इक्वेशन बना सकते हैं। और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको सारे अननोन मिल जाएंगे, सारे अननोन मिल जाएंगे। जैसे कि सपोज आपको θ1 दिया है, θ2 दिया है, हाँ कुछ तो वैल्यू दिया होगा, उसको पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, T1 भी मिल जाएगा और T2 भी मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सपोज आपको θ1 दिया है, θ1 दिया है 30 डिग्री, θ2 दिया है 45 डिग्री, ये दोनों आपको दे दिया है, दोनों एंगल ऑलरेडी दिया है, तो उस एंगल को पुट करना पड़ेगा ना, उस एंगल को यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद मास तो ऑलरेडी 40 दिया है, तो आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको T1 भी आ जाएगा, T2 आ जाएगा, है ना। सो आफ्टर सॉल्विंग this equation, after solving equation 1 and equation 2, we can get the value of T1 and T2, जो कि हमें पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा सकता है कि मंकी के दोनों हाथ में कितना टेंशन क्रिएट होगा जब वो लटक रहा है, जब वो लटका हुआ है, जब वो सस्पेंडेड स्टेट में है, तो उसके हाथ में कितना टेंशन क्रिएट होगा, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कुछ आपको सिखाया जाता है फिजिक्स में, जो टॉपिक आप सीखते हैं, कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन होता है। इतना ध्यान में रखिए, कोई भी कंसेप्ट जब आप लर्न करते हैं, ये दिमाग में सोच के लर्न कीजिए कि कहीं ना कहीं तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और एप्लीकेशन करते रहिए, जितने ज्यादा एप्लीकेशन करेंगे, जितने ज्यादा रियल लाइफ एप्लीकेशन करोगे, उतने ज्यादा फिजिक्स आपको मजा आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है, आज का सेशन में हम लोग जो है वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन को बड़े मजेदार तरीके से लर्न किया। और याद रखिए बच्चे, लर्निंग हमेशा मजेदार होना चाहिए, लर्निंग हमेशा खुशी खुशी होना चाहिए। बिल्कुल दुखी होके बर्डन लेके लर्न मत करना, ठीक है। पढ़ाई बिल्कुल बर्डन लेके नहीं करना चाहिए, पढ़ाई हमेशा मजेदार तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, प्रैक्टिस को एंजॉय करना चाहिए, और अपना डिफिकल्टीज को शेयरिंग करना चाहिए। जो भी आपको डाउट्स डिफिकल्टीज आ रहे हैं, आप बेफिक्र होकर शेयरिंग कीजिए, सबके साथ शेयरिंग कीजिए, तो आपका डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास सबसे मुलाकात होगा, और ये जो ब्यूटीफुल चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो है इस तरीके से मजेदार लेक्चर्स जो है देखने को चांस मिले। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।